नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी हम तो ठहरे परदेसी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हम तो ठहरे परदेसी। रोज की तरह मैं खाना खाकर लेट गई थी। दोपहर के भोजन के बाद एक झपकी न ले लूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। दिन भर सुस्ती बनी रहती है। माँ लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं सोती। कहती हैं दिन में सोने से फिर रात में नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। इसलिए वे रामायण निकाल लेती हैं या माला फेरने लगती हैं या फिर कॉपी में राम नाम लिखने बैठ जाती हैं। समय काटने के लिए इससे बेहतर साधन उनके पास नहीं है। माँ रामायण बाँच रही हैं। कांपते सुरों में गाई गई ये पंक्तियाँ मुझे उद्वेलित कर रही हैं। जो तुम जावहु बिनहि बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिवजी सती को समझा रहे हैं, देवी पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। अपनी अर्ध जागृत अवस्था में मुझे लगा कि ये शिवजी नहीं आलोक बोल रहे हैं। तुम्हें ही जाने की पड़ी रहती है, वहां से तो कभी झूठ मूठ का भी बुलावा नहीं आता। मैं कहती अपने घर जाने के लिए बुलावे की क्या जरूरत है। बेचारे संकोच करते होंगे कि इतनी दूर से कैसे बुला भेजें। किराया भाड़ा कोई कम लगता है क्या? तो किराया भाड़ा उनसे कौन मांग रहा है? वह तो हम अपना खर्च कर लेंगे। आप अपने 2 शब्द तो खर्च करो। उनका ऐसा कहना बहुत बुरा लगता है, पर वह सच भी तो है। यहाँ से कभी बुलावा जाता ही नहीं है। आखिरी बार 6 साल पहले बाबूजी की मृत्यु पर आई थी, तब से अब आई हूँ। कितनी बार चाहा कि माँ के पास कुछ दिन जाकर रहूं, उनका अकेलापन बांटूं, पर उसके लिए एक औपचारिक निमंत्रण तो चाहिए। इस बार भी अपनी जिद पर ही आई हूँ और अब पछता रही हूँ। इसके लिए मैं भाभी को दोष नहीं देती। उनका मेरा साथ कुल 1.5-2 साल रहा, फिर मेरी शादी हो गई। उतना लगाव हो ही नहीं पाया। शादी के 2 साल बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। उसके बाद जब भी आई हूँ एक पैर ससुराल में ही रहता है। यहाँ तो बस नाम को आ पाती हूँ। इसलिए भाभी अगर मुझे नहीं बुलाती तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। भैया अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। वैसे भी पुरुषों को इतनी व्यवहारिकता कहाँ आती है। पर माँ वे तो कह सकती हैं ना कि बिट्टो तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए, एक बार आ जाओ। फ़ोन पर घंटों बातें होती हैं और हर हफ्ते होती हैं, पर कभी नहीं कहती कि तुम्हारी बहुत याद आती है। याद करने का ठेका भी मेरा ही है और फ़ोन करने का भी। इस बार बड़ी ललक से आई थी, पर आते ही मेरे उत्साह पर जैसे तुषारपात हो गया। मेरे आने से न किसी के चेहरे पर खुशी झलकी, न मन में उत्साह जागा। माँ के भी नहीं, बल्कि वे तो टेंशन में ही नजर आईं। ऐसे ठंडे मन से स्वागत किया कि मन एकदम खट्टा हो गया। कितनी सारी चीज़ें लाई थी मैं, पर लेने वालों के ना तो चेहरे पर आनंद था, न आंखों में कृतज्ञता। बच्चों तक ने अपना उपहार इतनी तटस्थता से ग्रहण किए जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हों। माँ ने थके स्वर में कहा, इतना सामान मत लाया कर रे, भार हो जाता है। क्यों, मैं बदले में कुछ मांग रही हूँ क्या? तू नहीं मांगेगी तो क्या देना नहीं पड़ेगा? अजीब लोग हैं, बिना बात टेंशन ले रहे हैं। और ये टेंशन घर में सर्वत्र व्याप्त था। मेरे स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं हो रही थी, पर उसमें आस्था नहीं थी, इसलिए स्वाद भी नहीं था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं दीवार पर लगा कैलेंडर देख रही थी। मेरे जाने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, मन दोलायमान हो रहा था। एक तरफ तो राहत का अनुभव कर रही थी और दूसरी तरफ मन में हुक सी उठ रही थी। क्या माँ के रहते दोबारा आना हो सकेगा?
अच्छी भली नींद आ गई थी कि मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। लगा जैसे घर में भूचाल आ गया हो। रोना पीटना चीख पुकार। माँ, ये क्या हो रहा है? माँ माला फेर रही थी। उन्होंने इशारे से मुझसे कहा कि सो जाओ, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऐसे में कोई कैसे सो सकता है? लेकिन ये हो क्या रहा है? अब माँ को मुंह खोलना ही पड़ा। कुछ नहीं, बच्चों के रिजल्ट आने थे आज, फेल वेल हो गई होगी। कितनी शांति से यह सब कह रही हो तुम। इस हंगामे में तुम्हारा जाप में मन लग रहा है? ना भी लगे तो क्या कर सकती हूँ, माँ ने कातर स्वर में कहा। मैं लेकिन माँ की तरह तटस्थ होकर कमरे में बैठ नहीं सकी। फौरन बाहर निकल आई। आवाज बाहर के बड़े कमरे से ही आ रही थी। मैंने तेज कदमों से वहीं का रुख किया। देखा, दिव्या की चोटी पकड़कर भाभी उसे दनादन पीट रही हैं। दिव्या के मुंह से तो सिसकी भी नहीं निकल रही है, पर पास खड़ी सौम्या और रम्या जार जार रोए जा रही हैं। मम्मी बस करो प्लीज, मम्मी बस करो। क्षण भर तो अवाक होकर मैं यह दृश्य देखती रह गई। फिर मैंने लपक कर दिव्या को उनके हाथ से छुड़ा लिया और कहा, क्या कर रही हो भाभी? क्या लड़की की जान ही ले लोगी? हाँ, आज तो मैं इसकी जान ही लेकर रहूंगी। उन्होंने झपट्टा मारकर फिर दिव्या को अपनी ओर खींच लिया। खून पसीना एक करके पढ़ा रही हूं, और इनके लक्षण तो देखो। दोबारा मारने के लिए उनका हाथ उठा ही था कि मैंने दिव्या को फिर अपनी बाहों में ले लिया। इस बार मैं जरा भी गाफिल नहीं थी। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। इतनी देर तक निःशब्द पिटती दिव्या मेरा स्नेहिल स्पर्श पाते ही फपक कर रो पड़ी। मैं देर तक उसे सहलाती रही, पुचकारती रही, और भाभी मुझे आग्नेय नेत्रों से घूरती रही। लड़की जब कुछ शांत हुई तो मैंने सौम्या से कहा, जाओ तो बेटे, दीदी का मुंह अच्छे से धुलवाकर कमरे में ले जाओ, और रम्या, तुम एक गिलास ठंडा पानी दीदी के लिए ले जाओ। बच्चियां जब कमरे से बाहर चली गईं तो मैंने कहा, भाभी, ये क्या करने लगी हो तुम? क्यों? उन्होंने फुफकारते हुए कहा, क्या मुझे अपने बच्चों को डांटने फटकारने का भी अधिकार नहीं है? उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। डांटने के लिए कौन मना करता है भाभी? पर इस तरह कोई बच्चों को पीटता है, वह भी सयानी होती लड़की को। वे कुछ नहीं बोली, आंखों में अंगार भरे मुझे घूरती रही। पेपर नहीं पढ़ती क्या तुम? रोज तो खबरें आ रही हैं। पेपर बिगड़ गया तो फांसी लगा ली, टीवी देखने से मना किया तो जहर खा लिया, स्कूटी लेकर नहीं दी, रेल के आगे कूद गए। इस उम्र में बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं भाभी, खासकर लड़कियां बहुत ही भावुक होती हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई बात दिल से लगा लें और कुछ नहीं होगा इन्हें। वे फट पड़ी। बड़ी मोटी चमड़ी है इनकी, इन्हें कुछ नहीं व्यापता। जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहेंगी, मेरी जान लेकर ही जाएंगी, देखना। भाभी, वक्त कहकर नहीं आता, तो आ जाए ना, तीनों को एक साथ ले जाए, मैं तो प्रसाद बांटूंगी। प्लीज भाभी, ऐसे को बोल मत बोलो। हमारी कही कौन सी बात कब फल जाएगी कह नहीं सकते। फल ही जाए तो क्या बुरा है, मेरी सारी चिंताएं दूर तो हो जाएंगी। आज पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। कल को शादी के लिए तैयार हो जाएंगी तो क्या करूंगी? बिना दान दहेज के कैसे ब्याहूंगी? ससुराल वाले जलाकर मार दें, इससे अच्छा है अभी मर जाएं। किस जमाने की बात कर रही हो भाभी? इसी जमाने की बात कर रही हूँ। तुम्हारी तरह विद्वान ना सही, पर पेपर मैं भी पढ़ लेती हूँ। कभी कभी तुम भी हिंदुस्तानी पेपर पढ़ लिया करो। उनकी व्यंग्योक्ति से मन खराब हो गया। फिर भी मैंने समझाइश के स्वर में कहा, देखो भाभी, हर लड़की अपना भाग्य लेकर आती है। ये लोग कैसा भाग्य लेकर आई हैं दिख ही रहा है। गांठ में पैसा हो तो लोग बाग अपनी काली कलूटी लड़कियों के लिए भी अच्छा घर वर जुटा लेते हैं, पर इन करमजलियों के पास ना तो रूप है ना रुपया। कहना चाह रही थी कि भाभी, आजकल के लड़के रूप नहीं देखते, करियर देखते हैं, नौकरी देखते हैं, पैकेज देखते हैं, पर मन ही नहीं हुआ।
वह काली कलोटी वाला जुमला कलेजे में ऐसे बिंध गया था कि मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। माँ तकिए पर कोहनी टिकाए सिर झुकाए दोनों हाथों से कान बंद किए बैठी थी। देखते ही मुझे तो जैसे आग लग गई। वाह, यह अच्छा तरीका है। मुंह में दही जमाकर बैठ जाओ और कान बंद कर लो, फिर कोई कुछ भी वाही तबाही बकता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ ने सिर उठाकर दयनीय दृष्टि से मुझे देखा। मातेश्वरी, ये क्या हो गया है आपको? कैसी सास हो तुम? अपनी बदजुबान बहू को डांट नहीं सकती? मुंह छुपाकर यहाँ बैठ गई हो। माँ कुछ नहीं बोली। मैं और सुलग उठी। समझ में नहीं आता तुम यह सब सुन कैसे लेती हो, कैसे सहती हो, क्यों सहती हो? आदत पड़ गई है लली, जिंदगी भर और किया ही क्या है। पहले तुम्हारी दादी की सुनती रही, फिर तुम्हारे पिता की सहती रही, और अब बहू को भुगत रही हूँ। बड़ा अच्छा कर रही हो, मैंने तुनक कर कहा। पता है तुम्हारी लाडली बहू रानी क्या कह रही थी? कह रही थी कि तीनों मर जाएंगी तो प्रसाद बांटूंगी। ऐसा कोई माँ कहती होगी? डांटना पीटना एक हद तक ठीक है, पर डांटना पीटना इसलिए कि अपना गुस्सा और किस पर उतारेगी, और बच्चों के मरने की मनौती मुझे सुनाने के लिए। मुझसे सीधे सीधे तो नहीं लड़ सकती ना, तो मुझे इसी तरह कल्पाया जाता है। लेकिन तुमसे क्या दुश्मनी है? सारे फसाद की जड़ तुम मैं ही हूं ना। न मैं ऐसे निखट्टू बेटे को जन्म देती, न उसे इस घर में आना पड़ता। मैं तो दंग रह गई। कितनी सहजता से माँ ने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया था। माँ, हर आने वाली बहू अपने साथ अपना भाग्य लेकर आती है। कोई लक्ष्मी बनकर आती है तो कोई, अब ये अपने साथ दलिद्दर ही लेकर आई है तो कोई क्या करे। ये बेचारी भी इस घर में लक्ष्मी बनकर ही आई थी। कैसा दमकता रूप रंग था, याद है ना? वह देखकर ही तो बाबूजी उन्हें इस घर में लाए थे, नहीं तो इस घर की देहरी चढ़ने की औकात थी क्या उन लोगों की? तुम्हारे बाबूजी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, जानते थे कि गरीब घर की लड़की आएगी तो दब कर रहेगी। यह उनकी माँ का पुराना नुस्खा था, आजमाया हुआ। मैं माँ को देखती रह गई। सच कह रही हूँ, अब तेरे मामा लोग अच्छे निकल गए हैं तो स्थिति बदल गई है, पर पहले तो हालात बहुत पतले थे। हम 6 भाई बहन और कमाने वाले एक, मेरे हेडमास्टर पिता, तुम खुद समझ सकती हो। पर बाबूजी का ये नुस्खा तो फेल हो गया माँ। बहू तो तुम्हारी दबने वाली नहीं है। पहले चांद का टुकड़ा रही होगी, पर अब तो दहकता अंगार हो गई है। गीता बेटी, कोई भी लड़की नए घर में आती है तो साथ में ढेर सारे सपने लाती है, नई उमंगे नए अरमान लेकर आती है। पर जब एक एक करके सपने टूटने लगते हैं, उमंगे बिखरने लगती हैं, अरमान चूर चूर हो जाते हैं, तो जिंदगी नर्क बन जाती है। फर्क यही है कि कोई चुप रहकर सह जाता है, कोई चीख कर मन का गुबार निकालता है। कुछ देर तक सुन्न होकर बैठी रही मैं, फिर धीरे से पूछा, माँ, भैया कुछ तो करते होंगे? करता भी हो तो पता नहीं, घर में तो कुछ नहीं आता, इसीलिए तो नीचे का मकान किराए पर उठा दिया है। मकान का, दुकानों का जो किराया आता है, उसी से घर में चूल्हा जलता है। अभी तक तो सब कुछ मेरे नाम पर है, इसलिए चल रहा है। मेरे बाद अब जो भी हो। तेरी भाभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा देती है, किसी का सूट सिल देती है, किसी का स्वेटर बुन देती है। बच्चों की फीस, कपड़े आदि का इंतजाम उसी कमाई से होता है। इससे तो अच्छा है कोई नौकरी कर ले, वह करने दे तब ना। यह सब भी तो छिपा कर करना पड़ता है। बाप दादाओं की कमाई तेरे बाबूजी ने बैठे बैठे खत्म कर दी, बेटे के लिए सिर्फ रईसी ठसक छोड़ गए हैं। अब ये दिन रात बहू को बेटे के लिए कोचता है, पता नहीं उसके लिए कौन सा खजाना छोड़ने वाला है। पर बहू ने साफ कह दिया है कि इस घर में अब चौथा बच्चा नहीं आएगा, ना लड़का ना लड़की। तुम्हें पोते की चाह नहीं है क्या? पोता ही होगा ऐसी गारंटी तो नहीं है ना।
और आएगा भी तो विरासत में यही गुण लेकर आएगा। मैं नहीं चाहती कि एक और लड़की की जिंदगी खराब हो। माँ, तुम तो ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हारी भाभी कितनी सुघड़, सुशील, सलीकेदार थी, याद है ना? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रसोई सब में पारंगत थी। किसी अच्छे घर में जाती तो राज करती, पर इस घर ने उसके तन मन का सारा रस निचोड़ लिया। उसका सारा रूप गुण मिट्टी हो गया। मैं मुंह बाए माँ को देखती रह गई। कोई सास अपनी बहू के लिए इस तरह की बात कहेगी, मैं सोच ही नहीं सकती। इतनी हैरत से क्यों देख रही है? मैं उसे दिलासा नहीं दे सकती, हिम्मत नहीं दे सकती, थोड़ी सहानुभूति तो दे ही सकती हूँ। माँ, तुम धन्य हो, मैंने मन ही मन कहा और चुप होकर बैठी रही। दीवार घड़ी ने 4 के घंटे बजाए, तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। मैंने कहा, माँ, इस हंगामे के बाद उधर से तो कोई आशा नहीं है। चाय बना लाऊं, पियोगी? माँ ने मौन स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैं रसोई की ओर गई तो, पर वहां का नजारा देखकर बाहर ही ठिठक गई। अद्भुत दृश्य था। रसोई घर के नंगे फर्श पर भाभी दीवार से सिर टिकाए बैठी थी और सुबक रही थी। दिव्या उनके गले से लगकर खुद भी रोती जा रही थी और माँ के आंसू भी पोंछ रही थी। छोटी दोनों अगल बगल उनसे चिपकी बैठी थी। मैं उल्टे पैरों लौट पड़ी। भीतर जाने का साहस ही नहीं हुआ। लगा कि उन चारों की यह एक स्वतंत्र दुनिया है। किसी पांचवें को वहां प्रवेश नहीं है, न माँ को न भैया को। मेरा तो खैर सवाल ही नहीं था। मैं भले ही वहां से चली आई थी, पर वह दृश्य मेरे जेहन में, मेरी आंखों में घूम रहा था। अभी 2 घंटे पहले रणचंडी बनी मेरी भाभी अब जोर जोर से रो रही थी, और उनसे निर्ममता से पिटी दिव्या अब उनके आंसू पोंछ रही थी, उन्हें सांत्वना दे रही थी। इसका मतलब यह था कि वह बित्ते भर की लड़की माँ के असहाय रोष की भाषा समझ रही थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी। मेरे लिए अपनी माँ का दर्द अजाना कैसे रह गया? मुझे उसका एहसास क्यों नहीं हुआ? जब वे अपनी दबंग सास से आक्रांत थी, तब भी मुझे उनकी पीड़ा की आहट न मिली। जब वे अपने दुर्दांत पति को झेल रही थी, तब भी उनका दुख मेरे मन पर दस्तक नहीं दे सका। और आज जब वे अपने अकर्मण्य बेटे के कारण अपराध बोध से ग्रस्त, हताश और हतबल अनुभव कर रही हैं, तब भी मुझे अपना मान सम्मान, अपना स्वागत सत्कार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। छी, कितनी आत्म केंद्रित हो गई हूँ मैं। मुझे अपने आप पर ही शर्म आने लगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।